हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग फॉलिंग चेन वाला जो टॉपिक होता है उस टॉपिक पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे टीचर्स वेरिंग मास के कुछ नए नए इक्वेशंस डिराइव करते हैं और उन इक्वेशंस का यूज करके इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, लेकिन मैं इस तरह का कोई भी नया इक्वेशन नहीं यूज करूंगा। अब तक क्लास 11 में जो भी आपने सिंपल न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन या सेंटर ऑफ मास, टोटल मोमेंटम का जो कॉन्सेप्ट सीखा है, सिर्फ उन्हीं कॉन्सेप्ट्स का यूज करके हम लोग फॉलिंग चेन या इससे रिलेटेड जो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं उन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये दो प्रॉब्लम है, आप इन दो प्रॉब्लम्स को खुद से अटेम्प्ट करिए। पहला क्वेश्चन दे रखा है कि एक टेबल है, इस टेबल के बीच में होल है, ऊपर में एक आइडियलाइज्ड चेन है, स्मूथ चेन है। उस चेन को आपने हीप बना करके रख दिया है और उस होल से ये चेन धीरे धीरे नीचे आने लगता है। इनिशियली अ वेरी स्मॉल पीस ऑफ चेन हैंग्स थ्रू द होल और धीरे धीरे ये चेन नीचे आने लगता है। तो आपसे पूछा है फाइंड द स्पीड ऑफ द चेन एट द इंस्टेंट इट लूजेस कांटेक्ट विद द टेबल। इस क्वेश्चन को मैं दो डिफरेंट मेथड से सॉल्व करूंगा। दोनों डिफरेंट मेथड में मैं वही सारे कॉन्सेप्ट, वही सारे इक्वेशंस यूज करूंगा जिन सारे इक्वेशंस और कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने क्लास 11 के लेवल पे सीख रखा है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, आप लोगों को पता होगा, सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम दिस इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। मान लीजिए कि मैं सिस्टम लेता हूं, ये कंप्लीट चेन का कुछ पोर्शन टेबल पे है और कुछ पोर्शन लटक रहा है। तो इस पूरे चेन को मैं सिस्टम मान रहा हूं। ध्यान से देखो मैंने सिस्टम क्या लिया है। सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सारा खेल इसी सिस्टम के आसपास घूमता है। तो अगर मैं इसको सिस्टम मानूं तो इस सिस्टम पे मुझे पता करना है कि एफ एक्सटर्नल कितना लग रहा है और फिर मैं लिख सकता हूं कि मास ऑफ द सिस्टम इनटू एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। अब ये जो एम ए सेंटर ऑफ मास दे रखा है, ए सेंटर ऑफ मास को मैं कैसे लिख सकता हूं, एम इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, उसका डेरिवेटिव dVcm by dt लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करता हूं, इस m को मैं अंदर घुसा देता हूं, कर सकता हूं ना, कोई दिक्कत नहीं है। टोटल मास ऑफ द सिस्टम तो कांस्टेंट है ना, तो उसको मैं अंदर ले जाता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरे चेन को मैंने सिस्टम लिया है तो मास ये वाला क्या है, कांस्टेंट, ये कैपिटल M कांस्टेंट है। तो भाई अंदर चला जाए तो क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम d/dt ऑफ mVcm। इसी mVcm को हम लोग क्या कह सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं दिस इज द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो इस mVcm को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज समेशन pi वेयर pi इज द इंडिविजुअल लीनियर मोमेंटम, या इसको ऐसे कर दें, दिस mVcm इज इक्वल टू p टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। ये सब तो पढ़ रखा है आप लोगों ने सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर में। mVcm दिस इज इक्वल टू p टोटल, यानी कि यहाँ पे जो mVcm है इसके बदले में p टोटल लिख सकता हूँ और ये d/dt है, यानी कि p टोटल का मुझे टाइम डेरिवेटिव लेना है। टाइम डेरिवेटिव को इस लेक्चर में मैं डॉट से भी रिप्रेजेंट करूंगा, यानी कि मैं p टोटल और उसमें डॉट अगर डाल दूं तो इसका मतलब ये हो गया टाइम डेरिवेटिव ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो इस पूरे चीज को हम लोग लिख सकते हैं टोटल मोमेंटम, उसका टाइम डेरिवेटिव। तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, दिस इज इक्वल टू पी टोटल और बेटा एक डॉट भी आ जाएगा और LHS में क्या है, एफ एक्सटर्नल, यानी कि सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेज। अब इस सिस्टम पे देखो जरा क्या क्या एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। सिस्टम क्या है, कंप्लीट चेन, तो आपको एक एक्सटर्नल फोर्स क्या लगेगा, ये जो टेबल टॉप है ये नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है ऊपर की तरफ, लेकिन ये नॉर्मल रिएक्शन और वेट ऑफ द चेन लाइंग ऑन द टेबल, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, क्योंकि ये वाला चेन का पोर्शन देखो क्या है, अभी तो स्टेशनरी है ना, चेन का ये वाला पोर्शन तो स्टेशनरी है, तो नॉर्मल रिएक्शन जो टेबल लगाएगा वो इस पोर्शन के वेट के बराबर होगा। तो ये n और वेट ऑफ दिस पोर्शन दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे, इसलिए मैं उसको F एक्सटर्नल में नहीं लिख रहा हूं। F एक्सटर्नल में क्या हो जाएगा, ये जो लटक रहा है हैंगिंग पोर्शन ऑफ द चेन, उसका वेट, इसका वेट कितना हो जाएगा एट एनी इंस्टेंट। अगर मान लेते हैं कि ये लेंथ है x, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, जिसको मैं F एक्सटर्नल से लिख रहा हूं, इसका वेट हो जाएगा लीनियर मास डेंसिटी, अगर मान लेते हैं कि है रो, तो रो इंटू जी
इंटू एक्स। किसी भी इंस्टेंट पे अगर चेन का जो हैंगिंग पोर्शन है उसका लेंथ अगर x है तो उसका वेट क्या हो जाएगा, रो जी एक्स। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। यही नेट एक्सटर्नल फोर्स है जो इस पूरे सिस्टम को एक्सेलरेट करने में या मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है इस पूरे सिस्टम को। अच्छा, इस चेन के अंदर में यहाँ पे अंदर में कुछ इंटरनल टेंशन वेंशन भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है इसलिए हमने उसको अभी इस इक्वेशन में नहीं लिखा है। पी टोटल क्या हो जाएगा, इस पूरे सिस्टम में क्या क्या है, एक तो पोर्शन ऊपर में है लेकिन उसका मोमेंटम जीरो है, ठीक है, तो इसको मैं लिख दूं डी बाई डी टी ऑफ ऊपर वाले पोर्शन का मोमेंटम जीरो है, प्लस ये जो हैंगिंग पोर्शन है उसका मोमेंटम क्या है, मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, तो इसका मास हो जाएगा रो इंटू एक्स कर दीजिए, इंटू कर दो भाई एक्स डॉट वेलोसिटी। तो अब इस इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा रो जी एक्स दिस इज इक्वल टू डी बाई डी टी। ये रो तो कांस्टेंट है तो रो भाई तू ज्यादा रो मत और तू बाहर निकल जा, और ये रो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, इधर एलएचएस में भी रो है तो रो कैंसिल हो गया, अंदर में क्या आ जाएगा एक्स एक्स डॉट। समझ में आया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इस रो और इस रो को हटा देते हैं तो हमें इक्वेशन मिल जाएगा दैट जी एक्स दिस इज इक्वल टू, यहां से रो हट गया, डी बाई डी टी एक्स एक्स डॉट। एक्स डॉट क्या है, एक्स डॉट हो गया टाइम डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्स, यानी कि एक्स डॉट बेसिकली वेलोसिटी है। तो हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इस इक्वेशन को सॉल्व करके मैं वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फाइंड कर सकता हूं। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम एक ये है कि मैं देख रहा हूं कि यहाँ पे टाइम भी आ गया है, तो क्यों ना मैं इस टाइम को हटा दूं ताकि मुझे वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स मिल जाए। तो ये बेसिक इक्वेशन है। बहुत सारे बुक्स में इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और एलॉबरेट करके लिख देते हैं, यानी कि डिफ्रेंशिएट करके लिख देते हैं, तो क्या हो जाएगा एक्स डॉट स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स इंटू एक्स डबल डॉट। ये देखिए वही चीज़ हुआ ना। आप एक्स एक्स डॉट है, इसमें प्रोडक्ट रूल लगाइए तो क्या हो जाएगा, x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो x डॉट इंटू एक्स डॉट यानी कि x डॉट स्क्वायर प्लस x इंटू एक्स डॉट का डेरिवेटिव यानी कि x इंटू एक्स डबल डॉट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन आ गया ना जी एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर प्लस एक्स एक्स डबल डॉट, ये बेसिक इक्वेशन हो गया। इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हमें वेलोसिटी मिल जाएगा। अब यहां तक पहुंचने का एक दूसरा मेथड भी है। वो मेथड क्या होगा वो मैं अभी आपको बता देता हूं। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, ये जो सेकेंड मेथड है, इस पूरे चेन को सिस्टम नहीं मान करके मैं जो सिर्फ हैंगिंग पोर्शन है ना, उस हैंगिंग पोर्शन में टॉप में जाकर के एक डॉट लगा देता हूं, और इस डॉट के नीचे जो चेन लटक रहा है उसको ही मैं सिस्टम मानता हूं। ध्यान दीजिए मैं क्या कर रहा हूं, इस हैंगिंग पोर्शन के मैं टॉप वाले पोर्शन पे चला जाता हूं, वहां पे एक डॉट लगा देता हूं और बोलता हूं कि इस डॉट के नीचे जितना चेन लटका हुआ है ये वाला, ये मेरा सिस्टम हो गया। ठीक है, अब बताइए कि इस सिस्टम पे क्या आप न्यूटन सेकेंड लॉ लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो अब सबसे पहले तो ये बताइए कि इस सिस्टम पे फोर्सेस क्या क्या लग रहा है। एक तो फोर्स लगेगा इस हैंगिंग पोर्शन ऑफ द चेन का वेट जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जो रो जी एक्स होगा, ये तो हमने पिछले पार्ट में भी निकाला था। अब इस पे क्या कोई और फोर्स लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। ये जो टॉप वाला पोर्शन है उस पे ऊपर की तरफ एक टेंशन लगेगा, तो इस सिस्टम पे नेट फोर्स क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा रो जी एक्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में माइनस टी। दिस विल बी इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम। वो कितना है भाई, मास हो गया रो एक्स इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, एक्स डबल डॉट। तो अब बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। बच्चे कहेंगे कि सर ये टेंशन टी का लफड़ा कहाँ से आ गया, कहाँ से आया और इसकी वैल्यू क्या है। और दूसरा कंफ्यूजन कुछ बच्चों को ये भी आता है कि सर आपने यहाँ पे सीधे सीधे मास इंटू एक्सेलरेशन लिख दिया है, लेकिन ये मास तो कांस्टेंट नहीं है, बच्चों को ये लगता है। तो बच्चे कहते हैं कि नहीं सर, आप यहाँ पे जो F इज इक्वल टू एम ए लिख रहे हैं ना, इसके बदले आप ये लिखिए F इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा इसका मास यानी कि रो एक्स इंटू वेलोसिटी यानी कि एक्स डॉट, और इसको आप डिफरेंशिएट करिए। तो जब इसको आप डिफरेंशिएट करिएगा इस चीज़ को, तो यहाँ पे आप इसके बराबर नहीं आइएगा। तो बच्चों को एक कन्फ्यूजन होता है कि सर ये सही है या ये वाला सही है। बहुत ही जेन्युइन कन्फ्यूजन है। सबसे पहले तो मैं ये समझाता हूं कि ये टेंशन टी कहाँ से आया। सिस्टम मैंने क्या लिया है, ये जो रेड वाला डॉट है उससे नीचे का जो चेन है उसको लिया है सिस्टम।
अब इस पे टेंशन ऊपर की तरफ क्यों लगेगा? इसलिए लगेगा क्योंकि इस डॉट के नीचे वाला जो चेन है वो ऊपर वाले चेन को, जो अभी स्टेशनरी है, किसी टेंशन टी से पुल करेगा नीचे की तरफ, तभी तो ये वाला चेन मूव करना स्टार्ट करेगा। तो अगर हैंगिंग पोर्शन ऑफ द चेन ऊपर वाले चेन के पोर्शन को टेंशन टी से नीचे पुल करेगा, तो बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ इस हैंगिंग पोर्शन को भी ऊपर वाला चेन सेम टेंशन टी से ऊपर की तरफ पुल करेगा। तो इसीलिए यहां पर ये टेंशन टी आ गया। अब रही बात कि इस टेंशन टी की वैल्यू क्या होगी। ये टेंशन टी क्या कर रहा है? किसी भी स्मॉल टाइम इंटरवल डी टी में ऊपर वाला जो चेन का पोर्शन है उसका कितना लेंथ नीचे आ रहा है। किसी भी इंस्टेंट पे अगर वेलोसिटी v है तो कितना लेंथ नीचे आएगा, v dt। इतना लेंथ ऑफ चेन नीचे आ गया, हैंग करने लगा। हैंग करते ही क्या हुआ, उसमें वेलोसिटी आ गई, मोमेंटम आ गया। और इस लेंथ का मास कितना होगा, v dt इंटू लीनियर मास डेंसिटी रो कर दीजिए। तो ये हो गया मास ऑफ दिस स्मॉल इनफिनिटेसिमल लेंथ ऑफ चेन, जिसको dt टाइम इंटरवल में हमने ऊपर से नीचे स्टेशनरी पोर्शन से मूविंग पोर्शन में ले आया। तो इस टेंशन t ने इस स्मॉल पीस ऑफ लेंथ को कितना मोमेंटम दिया, मास इंटू वेलोसिटी। तो मोमेंटम कितना दिया, रो वी डी टी इंटू एक और v यानी कि रो वी स्क्वायर डी टी। कितने टाइम इंटरवल में ये मोमेंटम दिया, डी टी टाइम इंटरवल में। तो टेंशन t की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि रो वी स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई डी टी, यानी कि ये क्या हो जाएगा, रो वी स्क्वायर। यानी कि ये जो टेंशन की वैल्यू है ना, ये क्या हो जाएगा, रो वी स्क्वायर। यानी कि ये जो टेंशन है वो क्या कर रहा है, ऊपर वाले पोर्शन को, जो कि पोर्शन स्टेशनरी है, उसके इतने छोटे से लेंथ वाले चेन को नीचे खींचा। नीचे खींच करके कितना मोमेंटम दिया, रो वी स्क्वायर डी टी। कितने टाइम में, डी टी टाइम में। यानी कि ये जो टेंशन टी है उसका मैग्नीट्यूड हो गया रो वी स्क्वायर। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से जो ऊपर वाला चेन है जो स्टेशनरी है फॉर द टाइम बिंग, वो क्या करेगा, वो सेम टेंशन टी से हैंगिंग पोर्शन ऑफ द चेन को ऊपर की तरफ पुल करेगा। यानी कि यहां पर जो टी लिखा है ना, इस टी की वैल्यू हो जाएगी रो वी स्क्वायर। तो ये तो हो गया एलएचएस में एफ एक्सटर्नल, जो कि इस सिस्टम पे लग रहा है। अब कुछ बच्चों को लग रहा है कि सर आपने ये जो कैलकुलेशन टेंशन टी का कर दिया, तो ये जो स्मॉल पोर्शन है उसका अपना वेट भी तो होगा, उस वेट को आपने क्यों नहीं कंसिडर किया? वो इसलिए नहीं कंसिडर किया क्योंकि वो जो वेट है dm इंटू जी वो इन्फिनिटेसिमल है, क्योंकि dm विल टेंड टू जीरो ना। डिफरेंशियल कैलकुलस में तो बेसिक चीज होता है ना कि dt इज टेंडिंग टू जीरो, तो dt इज टेंडिंग टू जीरो, तो ये dm भी तो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। आप ऐसे देखो ना कि मान लो ये छोटा सा चेन का पोर्शन है जिसका इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, और थोड़ी ही देर में dt टाइम इंटरवल में इसकी वेलोसिटी जर्क के साथ v हो गई। ध्यान रखना, जर्क के साथ। इसलिए इस पूरे क्वेश्चन में आप अगर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो फेल कर जाओगे। आगे मैं इस पॉइंट पे और डिटेल में आऊँगा जब मैं बताऊँगा कि इस पूरे क्वेश्चन में या इस पूरे सेटिंग में लॉस ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कितनी हुई। तो देखो क्या हो रहा है, जो नीचे की तरफ जो टेंशन टी लग रहा है वो ऊपर में स्टेशनरी पोर्शन ऑफ चेन है जिसकी वेलोसिटी जीरो है, उसको जर्क के साथ वेलोसिटी v प्रोवाइड कर रहा है। कितने टाइम इंटरवल में, dt में। अब बच्चे अगर पूछें कि सर इसमें वेट आपने क्यों नहीं कंसिडर किया, तो अगर आपको वेट कंसिडर करना है तो कर लो। तो कितना वेट होगा, dm इंटू जी हो गया। तो आप क्या लिख सकते हो, दिस टेंशन प्लस dm इंटू जी, ये दोनों मिल करके कितना मोमेंटम दे रहा है, रो वी स्क्वायर डी टी। कितने टाइम में, dt टाइम में। तो रो वी स्क्वायर डी टी बाई डी टी कैंसिल हो गया, यानी कि दिस इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर। अब आप ये देखो, टेंशन t प्लस dm इंटू जी है, तो एज dt टेंड्स टू जीरो, dm इंटू जी क्या हो जाएगा, ये तो टेंडिंग टू जीरो हो जाएगा। यानी कि टेंशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, t इज इक्वल टू रो वी स्क्वायर। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दूसरा कंफ्यूजन बच्चों को थोड़ा सा ये होता है कि सर ये जो हैंगिंग पोर्शन है ये तो एज टाइम चेंजेज ये x चेंज कर रहा है, x चेंज कर रहा है, यानी कि मास ऑफ द हैंगिंग पोर्शन चेंज कर रहा है। तो आपने इस इक्वेशन में F एक्सटर्नल इज इक्वल टू सीधे सीधे मास इंटू ए क्यों लिख दिया? आपको ये नहीं लिख करके ये लिखना चाहिए था d बाई डी टी मोमेंटम, क्योंकि p जब लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसमें मास आएगा। मास कितना हो जाएगा, मास के बदले हो जाएगा रो x इंटू वेलोसिटी हो जाएगा x डॉट। तो कुछ बच्चों को लगता है कि सर आपने ऐसे क्यों नहीं किया, पिछले पोर्शन में तो आपने ऐसे किया था।
तो देखो बच्चों, पिछले पोर्शन में मैंने ऐसे इसलिए किया था क्योंकि मैंने टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम लिया था। जब आप टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ले रहे हैं तो आपको ऊपर वाले का भी मोमेंटम लेना पड़ेगा, आपको नीचे वाले का ही मोमेंटम लेना पड़ेगा। ऊपर वाले का 0 था, इसका मोमेंटम ये था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो मैंने सिस्टम क्या लिया है, यहाँ पे मैंने सिस्टम लिया है इस रेड डॉट के नीचे, यानी कि एक तरह से मैंने फिक्स कर दिया कि ये रेड डॉट है, इसके नीचे वाला ही मैं सिस्टम ले रहा हूँ। तो इसका मास फॉर दैट टाइम इंस्टेंट तो कांस्टेंट हो गया ना। तो आप ये मत सोचो कि x वेरिएबल है तो ये रो x भी बढ़ता जा रहा है, ये इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि मैंने सिस्टम ही इस तरीके से लिया है। मैंने सिस्टम क्या लिया है, आप एक चेन पे रेड डॉट लगा दो और उस डॉट के ठीक नीचे जितना चेन है उसी को कंसिडर कर रहे हैं। पहला जो मेथड था उसमें मैंने क्या किया था, मैंने एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी ले लिया था, वेयर पी इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो ये मैंने क्यों लिया था मैं वो भी बताता हूँ। पहले मेथड में मैंने क्या किया था, मैंने पूरे चेन को सिस्टम लिया था। अब इस सिस्टम में देखो क्या है, दो पोर्शन है। एक पोर्शन एक्सेलरेशन ए से मान लेते हैं या एक्सेलरेशन एक्स डबल डॉट से मूव कर रहा है, हैंगिंग पोर्शन, और ऊपर वाला पोर्शन क्या है, स्टेशनरी है। तो पहले मेथड में मैं ये वाला फॉर्मूला तो लगा ही नहीं सकता हूँ ना, m इंटू ए, क्योंकि वहाँ पर मुझसे पूछा जाएगा कि भाई ए कौन सा, ए की वैल्यू आप 0 लोगे या ए की वैल्यू x डबल डॉट लोगे। तो क्योंकि पहले मेथड में सिस्टम के अंदर दो इंडिविजुअल सब कंपोनेंट्स हैं, सब पार्ट्स हैं, और दोनों पार्ट्स अलग अलग एक्सेलरेशन पे हैं। एक तो स्टेशनरी है यानी कि एक्सेलरेशन 0 है और एक का एक्सेलरेशन x डबल डॉट है। तो मैं चाह कर भी F इजिकल टू एम ए वहाँ पर नहीं यूज कर सकता हूँ। ध्यान रखना रिलेशन दोनों सही है, F इजिकल टू एम ए भी सही है, F इजिकल टू डी पी बाई डी टी ये भी सही है, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है कि आपने सिस्टम क्या लिया है। तो पहले मेथड में क्योंकि मैंने सिस्टम कंप्लीट चेन को लिया था जिसका एक पार्ट x डबल डॉट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है और एक पार्ट 0 एक्सेलरेशन पे है, तो मुझे ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ा डी पी बाई डी टी, वेयर पी इज द टोटल मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे तो मैंने जो सिस्टम लिया है वो इस रेड डॉट के नीचे वाला चेन लिया है। मान लीजिए कि रेड डॉट के नीचे वाला जो चेन है उसको आपने इस तरह से कंप्लीटली एक बॉक्स में बंद कर दिया है और इस बॉक्स में जितना चेन लाई कर रहा है ना उसी को आप सिस्टम मान रहे हो। तो इस सिस्टम का क्या हुआ, मास तो कांस्टेंट हो गया, रो इंटू एक्स हो गया। कन्फ्यूजन ये होता है कि x क्योंकि वेरिएबल है तो बच्चों को लगता है कि मास भी वेरी करेगा, लेकिन जिस तरह से मैंने सिस्टम डिफाइन किया है फॉर दिस पर्टिकुलर इंस्टेंट रो x जो है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो इसलिए मैंने क्या लिखा, f एक्सटर्नल दिस इज इक्वल टू मास, मास के बदले लिखा रो x इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हो गया x डबल डॉट। तो समझो f इज इक्वल टू एम ए हम लोग कब लिख सकते हैं, आप ये तब लिख सकते हो जब सिस्टम ऐसा है जिसका मास कांस्टेंट है और सिस्टम के सारे पार्ट पुर्जे सेम एक्सेलरेशन ए से मूव कर रहे हैं। F इजिकल टू एम ए फर्स्ट मेथड में मैं नहीं लिख पा रहा था क्योंकि मैंने सिस्टम लिया था ये कंप्लीट पोर्शन, कंप्लीट चेन, मास तो उसका कांस्टेंट था, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये थी कि एक पार्ट का तो एक्सेलरेशन x डबल डॉट था लेकिन एक पार्ट का एक्सेलरेशन 0 था, इसलिए मैं F इजिकल टू एम ए फर्स्ट वाले मेथड में नहीं लिख पा रहा था। लेकिन ध्यान रखना इक्वेशन दोनों सही है, F इजिकल टू एम ए भी सही है, F इजिकल टू डी पी बाई डी टी भी सही है। F इजिकल टू एम ए लेकिन तभी सही होगा व्हेन मास इज कांस्टेंट एंड द होल सिस्टम मूव्स विद एक्सेलरेशन ए। F इजिकल टू डी पी बाई डी टी आप कभी भी यूज कर सकते हैं वेयर P इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो दोनों मेथड में डिफरेंस समझ लीजिए, लेकिन दोनों मेथड में आप देख रहे हैं कि आप इक्वेशन एक ही तरह का ला रहे हैं। देखिए रो को कैंसिल कर दें तो ये हो जाएगा gx दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर के बदले लिख सकते हैं x डॉट स्क्वायर प्लस x डबल डॉट। तो ये एग्जैक्टली वही इक्वेशन है जो कि मैंने पिछले मेथड से भी डिराइव किया था। अब सारा खेल ये होगा कि इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाए। इस इक्वेशन को भी सॉल्व करने के दो डिफरेंट तरीके हैं। एक तो थोड़ा लंबा सा तरीका है,
अगर आप लोगों ने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है तो उसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका होता है यूजिंग इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो वाला एक मेथड है। मैं उस मेथड से भी इस इक्वेशन को सॉल्व करूंगा, लेकिन उससे ज़्यादा आसान है एक दूसरा मेथड जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। फर्स्ट मेथड से देखिए मैंने यही इक्वेशन एग्जैक्टली डिराइव किया था। अब इस इक्वेशन को देखिए सॉल्व करने का कितना आसान एक तरीका है। ये पूरा लंबा सा इक्वेशन है, ये जो बीच वाला स्टेप है ना, यही स्टेप आपको बता रहा है कि बेटे मेरा यूज़ करना, मेरा यूज़ करोगे तो आसानी से तुम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। हमें एक्स डॉट पता करना है, वेलोसिटी पता करना है, वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ये टी क्या है, कबाब में हड्डी है, इस डी टी को हटाना है। कैसे हटाएं? हटाने का एक तरीका ये हो सकता है कि मुझे पता है कि एक्स डॉट क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, डी एक्स बाई डी टी। तो अगर मैं डी टी इंटू एक्स डॉट कर दूं तो मुझे डी एक्स मिल जाएगा। तो मैं नीचे में एक्स डॉट से मल्टीप्लाई कर देता हूं। अब अगर डिनोमिनेटर में एक्स डॉट से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। समझ में आया मैंने क्या किया? मुझे इस डी टी को हटाना है, तो मैंने देखा कि एक्स डॉट इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी है, तो एक्स डॉट इंटू डी टी करूंगा तो ये डी एक्स हो जाएगा। अब एग्जैक्टली डिफरेंशियल कैलकुलस में ये सब डी एक्स बाई डी टी का मतलब ये नहीं होता कि ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, लेकिन आप लोगों ने देखा ही होगा ना कि हम लोग फिजिक्स में ये सब लिबर्टी लेते हैं कि सीधे एक्स डॉट इंटू डी टी को डी एक्स लिख देते हैं। तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर में एक्स डॉट से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी एक्स डॉट से मल्टीप्लाई किया। तो अब क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आ जाएगा जी एक्स तो रहेगा ही एल एच एस में, दिस इज इक्वल टू एक्स डॉट इंटू डी एक्स, एक्स डॉट तो है ही, डिनोमिनेटर वाला क्या है, एक्स डॉट इंटू डी टी। तो एक्स डॉट इंटू डी टी क्या हो जाता है, ये हो जाता है डी एक्स। तो ये डिनोमिनेटर में हो गया किसके बराबर, डी एक्स के बराबर में। तो लिख दो भाई यहाँ पर हो गया डी एक्स। अब इस डी एक्स को मैं लेकर के इधर भाग जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, जी एक्स इंटू डी एक्स। इधर में लेकर क्यों भागा, क्योंकि एक्स डी एक्स को मैं आसानी से इंटीग्रेट कर सकता हूँ। इधर क्या बचा मुझे, इधर बच गया एक्स डॉट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, एक्स डॉट। अब यहाँ पर सिर्फ एक्स डॉट है, तो इसको मैं अगर इंटीग्रेट करूँ तो मैं नहीं कर पाऊँगा, लेकिन अगर मैं एक एक्स यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या हो जाएगा, मुझे देखो इसके बाहर भी मिल गया एक्स एक्स डॉट और यहाँ भी अंदर मिल गया एक्स एक्स डॉट, तो मैं आसानी से कर सकता हूँ इंटीग्रेट। तो यहाँ पर अगर मैंने एक एक्स से मल्टीप्लाई किया, यानी कि यहाँ एक एक्स किया, तो यहाँ मुझे एक एक्स लगाना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर हो गया। तो अब देखो क्या है, ये है एक्स एक्स डॉट इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स एक्स डॉट, यानी कि अगर एक्स एक्स डॉट को आप मान लेते हैं कुछ भी नया वेरिएबल जेड, तो ये क्या आ जाएगा, जेड इंटू डी जेड। इसको इंटीग्रेट तो आसानी से कर सकते हैं ना। क्या हो जाएगा, जेड डी जेड हो जाएगा, जेड स्क्वायर बाई टू। अगर हम लोग जीरो से जेड तक इंटीग्रेट कर रहे हैं तो वही खेल मैं यहाँ पे खेल रहा हूँ। अब मैं क्या करूँगा, इंटीग्रेट कर दिया एल एच एस आर एच एस को एक्स इजिकल टू जीरो से लेकर के एक्स तक, एक्स इजिकल टू जीरो पे, यानी कि जब इनिशियली चेन का थोड़ा सा पोर्शन लटका हुआ है तो वेलोसिटी जीरो है, तो ये जीरो हो गया इंटू वेलोसिटी वी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एल एच एस में हो जाएगा जी एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करिएगा तो हो जाएगा जी एक्स क्यूब बाई थ्री। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी की वैल्यू जब v होगी तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x इंटू वी। तो ये हो जाएगा x डॉट होल स्क्वायर बाई टू। ये कैसे आया, समझ में आया सबको? मान लो कि x डॉट के बदले है z, तो ये क्या हो जाएगा, z डी जेड हो गया ना, इंटीग्रल जीरो टू z की जो भी वैल्यू होती है क्या हो जाएगा, z स्क्वायर बाई टू। तो z के बदले हमने स्क्वायर कर दिया, बहुत सिंपल है। तो अब दिस इम्प्लाइज, मैं लिख सकता हूँ ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 बाई थ्री जी एक्स क्यूब, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई थ्री जी एक्स। तो हमने वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ एक्स फाइंड कर लिया। तो जब सारा चेन निकल जाएगा तो उस टाइम एक्स की जगह आप एल सब्स्टिट्यूट कर दिए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा, रूट अंडर 2 बाई थ्री जी एल। क्वेश्चन में आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक्सेलरेशन ऑफ द चेन क्या है। एक्सेलरेशन होता है डी वी बाई डी टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डी वी बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी, सबको पता होगा। डी एक्स बाई डी टी हो गया v, तो इसको लिख सकते हैं v इंटू डी वी बाई डी एक्स। अभी हमने फाइंड कर लिया है कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बाई थ्री इंटू जी एक्स। तो इसको जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो हो जाएगा 2v डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 बाई थ्री जी। दिस इम्प्लाइज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू g बाई थ्री। आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं, कांस्टेंट एक्सेलरेशन में अगर मोशन हो रहा है तो क्या लिखते हैं हम लोग, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax लिखते हैं ना। तो a की जगह आप देख रहे हैं यहाँ से क्या हो जाएगा, g बाई थ्री आ रहा है। अब इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग यूजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी सॉल्व करते हैं। इक्वेशन हमें ये सॉल्व करना है, इसको लिख सकते हैं जी एक्स इज इक्वल टू एक्स डॉट स्क्वायर यानी कि वी स्क्वायर प्लस एक्स डबल डॉट है, एक्स डबल डॉट क्या हुआ, एक्सेलरेशन, उसको लिख सकते हैं v
dv/dx। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर v स्क्वायर है, यहाँ v dv है, तो आपको ललचाई नज़रों से लगना चाहिए कि हाँ मैं v स्क्वायर को कोई नया वेरिएबल ले लेता हूँ। लेट v स्क्वायर इज इक्वल टू z, तो मैं लिख सकता हूँ 2v dv/dx, दिस इज इक्वल टू dz/dx। आपको यहाँ पर 2 चाहिए तो इसलिए सब जगह 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया, यहाँ 2 आ गया। 2v dv/dx क्या है? dz/dx। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, इस वाले पोर्शन को x तो रहेगा ही dz/dx, ठीक है, प्लस 2v स्क्वायर है तो हो जाएगा 2z, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 2gx। अब आप क्या करिए, थ्रू आउट द इक्वेशन x से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ जाएगा x, ये x कैंसिल हो गया। अब इसमें क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का कॉन्सेप्ट लगाइए, वो क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रल 2/x dx, तो ये हो जाएगा e टू द पावर ln x इंटू 2, यानी कि ये हो जाएगा x स्क्वायर, यानी कि इक्वेशन में लिख सकता हूँ z इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये सब सॉल्व करिएगा तो आप वहीं पे पहुँच जाइएगा कि v स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 gx। इसमें सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन का कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है। तो ये लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा लंबा मेथड है, जो पहला मेथड मैंने बताया था वो ज़्यादा आसान था। बीच में मैंने बताया था कि इस क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। कंजर्व क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि देखो जर्क से मोशन हो रहा है, ऊपर में जो चेन है उसकी वेलोसिटी इनिशियली 0 है, झटके से यहाँ पर टेंशन T लगता है तो 0 से ये वेलोसिटी V हो जाती है। तो जब भी इस तरह से जर्क से मोशन हो ना, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि इन इलास्टिक कोलिजन हो रहा है या इसमें एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। तो जनरली जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन में आपको हो सकता है कि क्लियरली बोल देगा कि भाई इसमें एनर्जी कंजर्व्ड नहीं हो रहा है, या किसी क्वेश्चन में अगर हो रहा है तो लिख देगा कि हम अज्यूमिंग एनर्जी इज कंजर्व्ड। क्योंकि ये सब जो क्वेश्चन है ना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो एनर्जी कंजर्व होगा या नहीं होगा इस पर भी काफ़ी रिसर्च चलता रहता है। लेकिन ये जो क्वेश्चन दे रखा है इस एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जर्क से मोशन हो रहा है, इसमें लॉस ऑफ एनर्जी हो रहा है। कितना हो रहा है वो भी मैं आपको भी बता देता हूँ। जब सारा का सारा चेन टॉप ऑफ द टेबल पे था, यहाँ पे था, तो इनिशियल एनर्जी कितनी थी? ui, पोटेंशियल एनर्जी 0 था। मान लेते हैं कि ये है 0 पोटेंशियल एनर्जी का लेवल है और इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब वहाँ से चेन अगर x लेंथ नीचे आ गया है तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ? इसका मास कितना है भाई? इसका रो इंटू एक्स। लेंथ कितना है? x, तो सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? यहाँ x/2 पे होगा। तो इसका लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा रो x इंटू x/2 इंटू जी कर दीजिए, तो ये हो गया लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग डेल्टा यू लिख सकते हैं। जब ऊपर से नीचे चेन आ गया तो इतना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ। लेकिन गेन इन काइनेटिक एनर्जी कितना हुआ? डेल्टा के हाफ इंटू मास कितना है इसका? रो एक्स इंटू वी स्क्वायर। वी स्क्वायर अभी हमने फाइंड किया था, क्या था? 2/3 gx, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू रो एक्स इंटू 2/3 gx। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। तो आप देख रहे हैं कि जो गेन इन काइनेटिक एनर्जी है वो कितना है? 1/3 रो एक्स इंटू gx, और लॉस कितना था? 1/2 के बराबर। तो 1/2 तो ज़्यादा होता है, 1/3 कम होता है, यानी कि जितना लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हुआ सारा का सारा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हुआ। कितना हुआ लॉस इन एनर्जी? आप इसको ऐसे करिएगा तो हाफ माइनस 1/3, यानी कि ये लॉस हो जा रहा है 1/6 इंटू रो एक्स इंटू जी। तो लॉस इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी कितना हो गया? 1/2 और ये 1/6 है, यानी कि 1/3 ऑफ एनर्जी, यानी कि 1/3 ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जा रहा है। वो लॉस किस में जा रहा है? इसमें कुछ हीट वगैरह जनरेट हो जाएगा तो उसमें ये कन्वर्ट हो जा रहा है, एनर्जी का डिसिपेशन हो रहा है। तो ये कैलकुलेशन आपको ये भी बता रहा है कि इस सेटिंग में एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन के साथ जो मैंने दूसरा क्वेश्चन दिखाया था ना, उसमें और इसमें देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है। ये जो सेकेंड प्रॉब्लम है इसमें एनर्जी कंजर्व्ड है। हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि स्मूथ टेबल है, ये जो चेन है ये भी आइडियलाइज्ड है, बिल्कुल आइडियल टाइप का चेन है। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस है ना, इसमें बहुत सारे आपको अप्रोक्सीमेशंस और बहुत सारे अजम्पशंस लेने पड़ते हैं। तो आइडियलाइज्ड चेन होने के कारण हम लोग ये सेफली अज्यूम कर सकते हैं कि ये वाला जो सेटिंग है इसमें एनर्जी कंजर्व्ड है। क्यों कंजर्व्ड है? क्योंकि देखो इसमें चेन का कोई भी पोर्शन मूव कर रहा है तो सारे पोर्शन सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। देखो अगर ये v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है तो पूरा चेन v वेलोसिटी से आ रहा है, इसमें मोशन जर्क से स्टार्ट नहीं हो रहा है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि जो हैंगिंग पोर्शन है वो तो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, ऊपर वाला अभी स्टेशनरी है। लेकिन जैसे ही एक लिंक के मूव करने की बारी आती है तो थोड़ी देर पहले वो स्टेशनरी था, उसकी वेलोसिटी 0 थी, स्पीड 0 था, और थोड़ी ही देर बाद झटके से उसका स्पीड v हो जाता है।
तो फर्स्ट क्वेश्चन में मोशन विथ अ जर्क हो रहा है, यहाँ पे देखो अंदर में टेंशन वगैरह आ रहा है, तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट क्वेश्चन में एनर्जी कंजर्व्ड नहीं है और मैंने ये कैलकुलेट भी कर दिया कि कितना एनर्जी लॉस हो रहा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें तो एनर्जी कंजर्व्ड है, तो इसमें वेलोसिटी फाइंड करना तो बहुत आसान है ना। आप सिंपली ये देखिए कि किसी भी इंस्टेंट पे मान लो कि अगर x लेंथ ऑफ चेन हैंग कर रहा है तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस लेवल को मैं 0 मान लेता हूं, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा रो एक्स मास इंटू कर दीजिए g इंटू एक्स बाई 2। ये पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चेन। और ध्यान रखना द होल चेन इज मूविंग, तो हो जाएगा हाफ इंटू रो लीनियर मास डेंसिटी इंटू एल टोटल लेंथ ऑफ द चेन इंटू वी स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या फाइंड कर दिया कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर बाई एल। तो हमने स्पीड ऑफ द चेन फाइंड कर लिया। पूरा चेन जब निकल जाएगा तो x की जगह l सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एल। तो ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है। इस चीज़ को अगर आप चाहें तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से नहीं, फोर्स मेथड से भी फाइंड कर सकते हैं, मैं वो भी कर देता हूँ। आप पूरे चेन को इसमें भी सिस्टम ले लीजिए, तो इस पर देखिए नेट एक्सटर्नल फोर्स कितना लग रहा है। एक तो हैंगिंग पोर्शन का वेट और नॉर्मल रिएक्शन एन और इस पोर्शन का वेट, तो नॉर्मल रिएक्शन और इस पोर्शन का वेट तो आपस में कैंसिल आउट कर जाएंगे। तो जो फोर्स है वो कहाँ किसके कारण आएगा, इसी के कारण आएगा ना, ये जो हैंगिंग पोर्शन के कारण, क्योंकि यही वाला जो वेट है एक तरह से चेन को पुल कर रहा है। ये इसका जो वेट है वो तो नॉर्मल रिएक्शन से बैलेंस आउट हो जा रहा है। तो इस पूरे सिस्टम में जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, रो इंटू जी इंटू एक्स। दिस फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी पी टोटल। पी टोटल क्या हो जाएगा, मास ऑफ चेन इंटू वेलोसिटी ऑफ चेन। अब ये रो और एल तो सब कांस्टेंट है, सब बाहर निकल जाएगा, ये रो और ये रो कैंसिल हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, जी एक्स दिस इज इक्वल टू एक्स डबल डॉट, और ये एक एल भी आएगा, जी एक्स बाई एल कर देते हैं। एक्स डबल डॉट क्या हो गया, एक्सेलरेशन। इसको मैं ऐसे लिख दूं, अब ये हमने आपको बता रखा है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी डी वी बाई डी एक्स होता है। अब आप इस रिलेशन को सिंपली इंटीग्रेट कर दीजिए, तो इससे आपको v की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ x मिल जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकेंड वाला जो है इसको मैंने यहाँ पर सिर्फ इसलिए दिखाया ताकि आपको पता चल सके कि जो फर्स्ट क्वेश्चन था और सेकेंड क्वेश्चन दोनों में बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस क्या है, उस डिफरेंस को दिखाने के लिए ही बस इस सेकंड क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर रखा है। अब आगे इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड मैं कुछ और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करूंगा। एक क्वेश्चन सॉल्व करूंगा जो इंडियन फिजिक्स ओलंपियाड में पूछा गया था, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि कब हम लोग डी पी बाई डी टी लेंगे, कब हम लोग एफ इजिकल टू सीधे सीधे एम ए कर दें। लेकिन मैंने डिटेल में आपको बताया कि किस टाइम में आप कौन सा रिलेशन लीजिए, आप फायदे में रहिएगा। रिलेशन दोनों सही है, लेकिन दोनों में से किसको कब यूज करना है ये आपको पता होना चाहिए।